Hello, friends. How are you? So today is 19th January, session 17. तो आज देखते हैं कि आप देख रहे होंगे रोज़ टीआरपी, अर्नब गोस्वामी, बार्क के बारे में बहुत कुछ आ रहा है। तो उसमें मेन ज़रूरी चीज़ें क्या हैं पकड़ने की? आपने देखा होगा मैं इतने दिनों से कुछ नहीं कह रहा था। अब ज़रूरी चीज़ें आई हैं पकड़ने के लिए तो मैं आपको उसमें आ रहा हूँ। तो उसमें डिटेल्ड रिसर्च की ज़रूरत थी। उसमें जो न्यूज़ में आ रहा है उसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है इतनी। पढ़िएगा ज़रूर, इंटरव्यू के लिए काम आता है, मेंस में कुछ पॉइंट्स के लिए काम आता है, बट फॉर प्रीलिम्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, एक तो टीआरपी हम सब सुनते ही हैं, हर आदमी टीआरपी के पीछे भाग रहा है, हर शो टीआरपी टीआरपी। तो एक मीट्रिक मेटर है, मेथड है यूज्ड बाय मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। तो व्यूअरशिप बेसिकली बताता है कि कितने व्यूअर्स ज़्यादा देख रहे हैं उसको। एनी वन हु वॉचेज टेलीविजन फॉर मोर देन अ मिनट, याद रखिएगा 1 मिनट से ज़्यादा, इज कंसिडर्ड एज अ व्यूअर। ये याद रखिएगा पॉइंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट। एक आ रहा है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, याद रखिएगा, इज़ अ जॉइंट इंडस्ट्री बॉडी फाउंडेड बाय, ये ज़रूरी नहीं है आईबीएफ एडवर्टाइजर्स ऐसे इतनी चीज़ें ज़रूरी याद नहीं रखना, बट याद रखिएगा इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीविजन मेजरमेंट साइंस इंडस्ट्री बॉडी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। दूसरा 2010 में बनी थी, कई बार 4 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उस टाइम ज़रूरत होती है। 2010 में बनी थी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। और ये क्या यूज़ करती है? ऑडियो वाटर मार्किंग टेक्नोलॉजी यूज़ करती है मेजर करने के लिए व्यूअरशिप। ऑडियो वाटर मार्किंग, ये ज़रूर याद रखिएगा, कई बार पूछ सकते हैं वीडियो वाटर मार्किंग या क्या, हम सोचेंगे देखने का है तो वीडियो हो सकता है, बट इट यूजेस ऑडियो वाटर मार्किंग। इट इज़ गाइडेड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द ट्राई एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे हमने देखा था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के टाइम पे, कि इट इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी या इट इज़ अंडर दिस मिनिस्ट्री। याद रखिएगा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है ये इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री बॉडी है। दो दे आर गाइडेड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ ट्राई एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बट ये मिनिस्ट्रियल बॉडी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये किसी भी मतलब मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है, ये याद रखिएगा। एक थोड़ा सा आज ये रशिया के बारे में बहुत आया हुआ था, बस कुछ चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद नहीं होती है, कई बार पूछ लेते हैं पर्सनैलिटीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम बाद रशिया में किसी के ऑपोजिशन में कोई आया है पुतिन के। तो अलेक्सी नेवल्नी, ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। और दूसरे याद रखिएगा कि एंटी क्रेमलिन, कुछ टर्म्स याद रखनी चाहिए आदमी को। एंटी क्रेमलिन का मतलब होता है, एंटी क्रेमलिन इज बेसिकली अ सीट ऑफ रशिया, पार्लियामेंट सीट कह लो या पावर सीट कह लो, तो क्रेमलिन बेसिकली रिलेटेड टू रशिया। एक एडिटोरियल पेज पे था, ये बेसिकली ये था कि जेल में जो लोग रह रहे हैं उनको कोरोना वायरस का कितना खतरा है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है प्रीलिम्स वालों के लिए, कि एक तो प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 मेक्स प्रिजन्स द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट्स। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रिजन्स किसके अंडर आती हैं, या कुछ भी आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो हम सोचेंगे कि पूरी दुनिया में प्रिजन्स हैं, पूरी इंडिया में, तो हो सकता है एक रूल के लिए ये सेंटर के अंडर आती हो, नहीं, इट इज़ अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स। और याद रखिएगा कि और कई बार क्या होता है, लॉ भी ऑप्शन है, तो कुछ क्वेश्चंस हर ऑप्शनल लोगों के लिए भी दिए जाते हैं ताकि वो लोग इजी हों। तो याद रखिएगा कि ओरिजिनल सीआरपीसी ऑफ 1898 स्पेसिफाइड द पीरियड ऑफ डिटेंशन एज 15 डेज, बट आज के टाइम में अमेंडमेंट्स के बाद वो 90 डेज हो चुका है, और कई बार उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि कई बार 3-4 स्टेटमेंट्स आ रही थी, हम समझते हैं ये पॉलिटी में तो पढ़ा नहीं, बट लॉ से रिलेटेड क्यों आ गया क्वेश्चन। तो याद रखिएगा ये ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस, कुछ चीज़ों को कुछ ऑप्शन वालों के लिए ईजी करने के लिए। तो कई बार पूछ लेंगे कि ये स्टार्टिंग से ही 90 डेज था डिटेंशन का पीरियड, नहीं, पहले सिर्फ ये 15 दिन ही रखा गया था, ये बाद में अमेंडमेंट होकर 90 डेज हो गया है। कई बार आपने देखा होगा स्टेटमेंट्स आती हैं कि इट वॉज सिंस द टाइम इट हैज़ कम इन टू द फोर्स, नहीं, ये अभी अमेंडमेंट होके हुआ है। और याद रखिएगा, देखिए प्रेजेंस इज इन द स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ भी स्टेट लिस्ट में है, बट जब हैंडलिंग इन्फेक्शन और कंटेजियस डिजीज़ होती है ना, जो कंटेजियस डिजीज़ हो या इन्फेक्शंस, जैसे ये अभी पेंडेमिक टाइप का हुआ है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये ज़रूर याद रखिएगा। एडिटोरियल 2 पेज पे था आज ये कि हाउ कॉमोबिडिटीज मेक्स कोविड सीवियर। तो कॉमोबिडिटी होती क्या है? बेसिकली दो बीमारियों का एक साथ हो जाना, ठीक है। जैसे क्रॉनिक न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक डिजीज़, बेसिकली डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की बात कर रहा है वो, उसके साथ साथ, क्योंकि वो अफेक्ट करेगी आपकी हार्ट ब्रेन किडनी को, ठीक है, और उसके साथ एक और डिजीज़ हो जाना, उसको कॉमोबिडिटी कहते हैं। तो वो हमारे लिए खतरा है, जैसे अगर कोरोना वगैरह के टाइम पे। अब थोड़ा सा इसमें पॉइंट देखने वाले की बात क्या है कि टीबी इज़ मोर कॉमन इन अंडर नॉरिश्ड एडल्ट्स एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़।
मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद ओवर न्यूट्रिशन। कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि आजकल बीमारियों का बहुत सिलसिला चल रहा है। तो टीबी जो है उन लोगों को होती है जो बेचारे जिनको अंडर नॉरिश्ड होते हैं, वो खाना वगैरह कम खाते हैं या नॉरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलती। और डायबिटीज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज़्यादातर की बात हो रही है, ये जो ओवर न्यूट्रिशियस होते हैं उनको ज़्यादा होती है। ये लिखा हुआ है सार्स कोविड 1 एंड कोविड 2। ये बेसिकली क्या है, एक ह्यूमन सेल के अंदर प्रोटीन होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो बेसिकली उसको अटैक करता है। मैं समझता हूँ कई लोग बहुत जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, उनको इतनी साइंस की नॉलेज नहीं होती बायो की। तो हम कई बार सोचते हैं कि बायो के क्वेश्चंस क्यों आते हैं, तो बेसिक बायो के क्वेश्चंस नहीं आते, जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है उसके रिलेटेड आते हैं। तो जो पढ़ सकते हैं बायो वगैरह पढ़ें, अच्छी बात है और नॉलेज मिलती है। बट जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा, जो न्यूज़ से निकलती है बायो की न्यूज़, उन्हीं को पढ़िए। इतना ज़्यादा अगर आप पढ़ भी लेंगे, आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे पेपर के टाइम पे, क्योंकि हम लोगों को ये टर्म्स याद ही नहीं रहती है। मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो इसलिए बता सकता हूँ। तो जैसे हम लोग मेरे को मगर कभी कोई साइंस का क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं आई। कभी एक आध बार आई हो तो आई हो, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर से निकलते थे ना, मैं साइंस के क्वेश्चन, मैं उनको ज़्यादा तवज्जो देता था। और मैंने देखा हमेशा बायो से रिलेट, क्योंकि डॉक्टर तो नहीं चाहिए ना उनको, एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जिसको बेसिक साइंस की नॉलेज हो। तो यहाँ से निकल जाते हैं इजीली कि मतलब कोविड से रिलेटेड क्या आ सकता है। तो ये बेसिकली ह्यूमन सेल सरफेस प्रोटीन है ACE2, उसको अटैक करता है। अब एक बारी और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में और कुछ भी। जैसे अब बेसिक साइंस में हम क्या पढ़ सकते हैं कि ब्लड जो है वो ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैरी करती है पूरे ऑर्गन्स में, ठीक है। तो जो भी चीज़ ब्लड वेसल्स को अटैक करेगी, वो सारे ऑर्गन्स को अल्टीमेटली अफेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। दूसरा क्या है, ACE1 और ACE2, मतलब ये जो हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा है, ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो टू ऑर्गन्स में। आप समझो बात को, कि ब्लड ही हमारा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हर ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, ठीक है। और इसको पहुंचाने में हमारे को दो प्रोटीन काम करते हैं, ACE1 ACE2, ठीक है, हमारे, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करे और ब्लड को फ्लो ऑर्गन्स तक तो जा रहा है वो प्रॉपर रहे। उसमें ये दो प्रोटीन काम करते हैं, ACE1 ACE2, और उसी को ये कोविड जो है अटैक करता है, ठीक है। और क्रोनिक डिजीजेस में इन अफेक्ट, ये क्रोनिक डिजीजेस में क्या होता है, इन ACE1 ACE2 जैसे प्रोटीन्स को ये इनके काम को अफेक्ट करती है। अच्छा, एक ये था कि देयर इज अनदर एसोसिएशन। देखिए, आपको पता होगा कि जब डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाता है किसी को, दवाई से ज़्यादा हो जाता है, दवाई नहीं खा, मतलब कि दवाई से कुछ नहीं हो रहा है, तो उनको इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है। जो इंसुलिन है, इंसुलिन सेक्रेटिंग बीटा सेल्स इन द पेंक्रियाज आर स्टडेड विद ACE2 एंड आर वेरी इजी टारगेट्स फॉर कोविड-19। मतलब जब कोविड-19 किसी को होता है, तो उनको जो इंसुलिन सेक्रेशन जो होता है ना हमारा, जो पेंक्रियाज से निकलता है, या जब डायबिटीज़ वालों को, तो आपने देखा होगा कि बाहर से दिया जाता है, अलग से लेते हैं वो। और जो जिनका निकलता है, जिनके जो ऑलरेडी ठीक हैं, उनके पेंक्रियाज से जो है वो क्या नाम है, इंसुलिन सेक्रीट होता है ताकि हमारा शुगर लेवल नॉर्मल रहे। तो क्या होता है कि इंसुलिन सेक्रेशन जो है कोविड-19 में डिक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो नॉन डायबिटिक होते हैं वो मे डेवलप, ऐसा नहीं होता कि होगा ही होगा सबको, हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ हो जाए। और जो डायबिटीज़ ऑलरेडी जिनको है, उनका हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? क्यों कहते हैं कि कोमॉर्बिडिटीज़ में क्यों ये इतना इफेक्टिव है, वो मतलब इतना खतरनाक है। और दोज हु रिकवर भी, जो रिकवर भी करते हैं, उनको कई बार क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है। हम सोचते हैं कि कई बार आएगा क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे जो रिकवर होगा इसका मतलब वो ठीक हो गया, नहीं, उनको भी क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती हैं। एक इसमें पॉइंट अच्छा था कि कोविड-19 ऑल्सो सीम्स टू ट्रिगर ऑटो इम्यूनिटी, दैट इज वंस इम्यून सिस्टम टर्न्स अगेंस्ट वंस ओन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मतलब कोविड-19 समटाइम्स ये हमारे ऑटो इम्यूनिटी को भी ट्रिगर करती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे ही जो इम्यून सिस्टम है, हमारे ही खिलाफ लड़ना शुरू कर दे, हमारी सेना जो है हमें ही मारने को आ जाए। तो उस वजह से हमें जॉइंट पेन, सिवियर फटीग, मेंटल मेमोरी लॉस वगैरह ये सब होता है। अच्छा, उसके बाद एक पेज 10 पे था, ये बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है कि द मॉनसून दैट कंक्लूडेड इन 2020 वाज यूनिक in that with monsoon 2019 because it was only the third time in a century that India saw back-to-back years of above normal rainfall। मतलब 3 साल हमारे पास लगातार जो above normal rainfall हुई है। ये स्टेटमेंट वैसे आपको बहुत छोटी लगेगी, पढ़ते टाइम हम सोचेंगे कि इसका क्या नोट बनाएं, बट कई बार क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि देखा होगा आपने, GDP को रिलेटेड भी आ जाती हैं कि हमारे 10 साल से ऐसा GDP चल रहा है, हम स्टेडिली इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट 20 साल पहले ये हुआ था। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट्स अगर आप लिख लेते हैं ना, आपके माइंड में होती हैं, तो जब व्हेन यू गिव एग्जाम्स और आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना,
तो जिन लोगों को ये लाइन्स टफ लग रही होती है, दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द पेपर, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होती हैं। जब देखा हो आपने, कई बार पेपर दे के आप निकलते हैं तो कईयों के दिमाग में टेंशन नहीं होती, वो कहते हैं नहीं मेरा तो पेपर ठीक हुआ, मुझे ये पॉइंट पता था। तो आप सोचते हैं मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ा है अच्छी तरह, मेरे को क्यों नहीं आया। तो हम इन जैसी न्यूज़ को ना हम लाइटली ले लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थर्ड टाइम इन अ रॉ, और वो भी 100 साल में, कि हमारे अबव नॉर्मल हुई है। कई बार स्टेटमेंट याद है कि पिछले साल बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई है, या पिछले 2 साल से बिलो नॉर्मल हो रही है। हम इन चीज़ों को, डेटा को ना हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है यार इतना डिटेल में क्या पढ़ें। बट ये स्टेटमेंट्स ना कई बार 3-4 स्टेटमेंट्स में जब आती है तो हमारे लिए बड़ी यूज़फुल होती है, कि हमें उस टाइम रिकॉल हो जाता है, क्योंकि हमने नोट्स में बनाया हुआ है और पढ़ा है, तो हमारी याद रहता है कि यार नहीं यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो हम बड़े ईजिली सॉल्व कर देते हैं पेपर। और एक पेज 14 पे था कि प्रोडक्शन इन इंडिया द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर आया था राइस के ऊपर कि, तो और यूपी जो है शुगर में प्रोड्यूसिंग, मतलब हमारी मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर जहाँ होती है यूपी में, फिर महाराष्ट्र में होती है, और जो वर्ल्ड के हम सेकंड लार्जेस्ट हैं। अब आप दिमाग से सोचिएगा फर्स्ट लार्जेस्ट आपके माइंड में क्या आ रहा है, पॉज करके सोचिएगा। अब इसका मैं बता देता हूँ कौन आता है। ब्राज़ील जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और एक्सपोर्टर भी है, ये याद रखिएगा ब्राज़ील। ये देख लिया हमने। और अभी जो कोमॉर्बिडिटीज़ का हम पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड थोड़ा बनता है कि एक मर्स कोरोना वायरस भी हुआ था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये बेसिकली थोड़ा साथ साथ हमें पता होना चाहिए, सार्स के बारे में आपको, सार्स कोविड-1 के बारे में आपको सारा बता चुका हूँ। ये बेसिकली इज अ वायरस ट्रांसफर टू द ह्यूमंस फ्रॉम इन्फेक्टेड कैमल्स हुआ था, और ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब, वैसे मैं सारे वायरसेस डिटेल में बता चुका हूँ, बट अभी आया है तो बता देता हूँ। जूनोटिक वायरस मतलब जो ट्रांसमिट होता है एनिमल्स एंड पीपल के बीच में, ठीक है। ओके, तो अब एक ना आज आया हुआ है कि सोमनाथ टेम्पल का ट्रस्टी बना दिया गया है, मतलब हेड बना दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होता हमेशा कि उसका प्राइम मिनिस्टर ही बनता है, उससे पहले वो गुजरात के सीएम थे उनके, अब मोदी जी को बनाया गया है। थोड़ा सा ना आप, मैं ये कहूँगा उस पर मैं इतना डिटेलिंग में नोट्स नहीं बन सकते थे, 15-20 पेज बन जाते ऐसे। तो थोड़ा सा ना अपने ही इंटरेस्ट से, क्योंकि पीएम को बनाया गया है, तो अपने ही इंटरेस्ट से थोड़ा सा विकीपीडिया कर लीजिएगा सोमनाथ टेम्पल का। थोड़ा सा मैंने देखा तो मैं ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कुछ आ सकता है। तो जैसे सोमनाथ टेम्पल का स्ट्रक्चरल कैसा है, मतलब कई डायनेस्टी का पूछ सकते हैं, इस स्टाइल में, इस स्टाइल में। तो प्रेजेंट सोमनाथ टेम्पल जो है, जो अभी जो बना हुआ है, वो चालुक्यन स्टाइल में बना हुआ है। चालुक्यन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आपने देखा होगा कि हर साल क्वेश्चन आता है कोई ना कोई टेम्पल को लेके कि ये किस आर्किटेक्चर स्टाइल का है। लास्ट टाइम भी आया हुआ था जब मैंने आपको दिखाया था कि मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है। बट याद रखिएगा ये चालुक्यन स्टाइल में बना हुआ है जो इस टाइम बना हुआ है, और या उसको कैलाश महामेरू प्रसाद स्टाइल भी कह सकते हैं। और जो मोहम्मद गजनी लूटेड इट, 16-17 बार लूटा था। थोड़ा सा ना आप इसके बारे में, मैं फिर कहूँगा आपको विकीपीडिया ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा ना माइंड में कई बार अगर आप विकीपीडिया करेंगे ना, इंटरेस्ट से कीजिएगा, मगर ऐसे नहीं कि मजबूरी में। अपने टेम्पल्स हैं भाई, अपने मंदिर हैं, उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ के, आपको भी नॉलेज हो जाएगी, थोड़ा सा आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसे नोट्स एज सच नहीं बन सकते थे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, पहले किसने बनाया या किसने बनाया, तो बहुत सारे डेटाज हैं। बट ये थोड़ा सा आप वैसे ही पढ़ लीजिएगा इंटरेस्ट से। बट इस टाइम जो टेम्पल है वो चालुक्यन स्टाइल में बना हुआ है, थोड़ा सा ये ज़रूरी था। और आई थिंक सब कवर हो गया है, इस एवरीथिंग इज़ कवर्ड। और आप वो, मैं फिर वही बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि बार बार अपने आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, बट मैं फिर वही बता रहा हूँ कि ये मत सोचेगा 12-15 मिनट की वीडियो है तो मेरे को पूरा टाइम लग रहा है। आज तो देखा होगा हमने थोड़ा लेट भी हो गया, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा लग गया मुझे पढ़ने में। तो जितना इंपॉर्टेंट निकल सकता था, आप कोई सोचेगा कि बिजनेस पेज पे था कि चाइना जो है लाइकली टू बी द ओनली मेजर इकोनॉमी जो पेंडेमिक के बाद भी फिर भी ग्रो करेगी, तो वो लाइकली है पहली बात। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई ठोस ऑफिशियल डाटा ना हो। एक आज मिनरल्स के ऊपर भी एडिटोरियल पेज पे आया हुआ था, उन्होंने बताया था कैसे से, देखिए वो उनके पर्सनल व्यूज़ थे, और कोई ऑफिशियल डेटा नहीं दिया उन्होंने कि गोवा में 95% ख़त्म हो गया मिनरल्स, या जो भी है, ऑफिशियल डेटा नहीं था। वेदांता एक फर्म है, उसने बताया है, और कि हम ऐसे करें। देखिए हर आदमी की अपनी सोच है, आप हो सकते हैं कि प्रो कम्युनिस्ट हो, कोई प्रो बीजेपी हो सकता है, कोई प्रो कांग्रेस हो सकता है, हर की अपनी देखिए सोच होती है। कोई सोचता है कि अभी डेवलपमेंट होनी चाहिए, कोई सोचता है कि अभी इतनी डेवलपमेंट ना करें, आगे वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ें। तो ऐसे आर्टिकल्स ठीक होता है कि आप अपने मेंस के लिए पढ़ लें, कि कुछ फॉर्डर वहाँ से डाल दें, कुछ फॉर्डर, क्योंकि बैलेंस्ड आंसर लिखना है आपने। बट प्रीलिम्स के लिए उससे कोई स्पेसिफाइड डाटा नहीं निकलता है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और जो व्यूअर्स मैं देख रहा हूँ कुछ बड़े हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप
लेटेस्ट लेक्चर ज़रूर सुनिए और एक पुराना सुनिए, जैसे मैंने कल कहा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।